नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। आज हम अपने जीके जीएस सीरीज के 38वें दिन पुनः 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आज का 15 प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था और 1780 से 84 के बीच गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और उस समय वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ होगा यहाँ पर, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो यह कथन जो था वो था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान यह जानते थे कि अंग्रेजों की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत है। अपनी नौसेना के जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वो व्यापार करते थे और अपनी शक्ति का विस्तार भी करते थे। इसलिए टीपू सुल्तान ने ऐसा कथन कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके बारे में हम पिछले अपने जीके जीएस सीरीज में बात कर चुके हैं। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में। और उस समय दक्षिण भारत की राजनीति से उत्तर भारत के पर आक्रमण करने वाले प्रथम शक्ति जो थी वो कौन थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चौल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन सी कौटिल्य ने, ऑप्शन डी संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामचरित महाकाव्य की रचना संध्याकर नंदी ने की थी और यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है और संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कालिदास के ऊपर। कालिदास भी एक महान संस्कृत कवि थे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें से आपको मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक और महाकाव्य उन्होंने ही लिखे थे। और विज्ञानेश्वर की अगर बात करें तो विज्ञानेश्वर भी एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। उन्होंने मिताक्षरा नामक एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ लिखा था। और कौटिल्य के बारे में तो सभी कोई जानता है। कौटिल्य यानी चाणक्य राजनीतिक विचारक थे और जिन्होंने अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। तो रामचरित की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संध्याकर नंदी ने। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यान बल, ऑप्शन सी उधरमुखी प्रणोद के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। जब भी हम किसी द्रव की एक छोटी सी बूंद देखते हैं तो हमेशा गोल आकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है द्रव का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह। ऑप्शन ए प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा रहता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें मच्छर पैदा होने लगते हैं और उससे बचने के लिए हम लोग उसमें मिट्टी का तेल यानी किरासन तेल डालते हैं। इससे क्या होता है? इससे मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि मिट्टी का तेल जो होता है वो लार्वा के सांस में बांधा डालता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। जब हम स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो यह पानी की सतह पर एक पतली परत बना लेता है। मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं और उन अंडों से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा पानी के सतह पर सांस लेते हैं। मिट्टी के तेल के इस पतली परत के कारण लार्वा सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से मर जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि मिट्टी के तेल डालने से लार्वा के सांस में बांधा पड़ता है, जिसके कारण से वो मर जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद अब 7वां प्रश्न है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है। स्थिर गति से यानी एक समान गति से चल रही कोई कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंक देता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? ऑप्शन ए उसके पीछे, ऑप्शन बी उसके सामने, ऑप्शन सी उसके हाथ में, ऑप्शन डी उसके बगल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके हाथ ही में गिरेगी। अब इसको जान लेते हैं कैसे। जब कोई कार स्थिर गति से यानी एक समान गति से चल रही होती है तो कार के अंदर मौजूद सभी वस्तुएं उस बालक सहित गति में चल रहे होते हैं। जब बालक गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद भी कार के उसी गति से आगे बढ़ रही होती है। इसी वजह से गेंद को फेंकते समय बालक गेंद को ऊपर की ओर एक वेग तो देता है, लेकिन क्षैतिज दिशा में गेंद का वेग कार के गति के बराबर ही रहता है। इस वजह से वह गेंद जो है बालक के हाथ में गिरती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि
ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता। ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर टिके रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में यह बल नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर सब कुछ तैरता रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमीनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमीनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी एल्यूमीनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी एल्यूमीनियम सल्फेट, ऑप्शन डी पोटाश एलम। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है पोटाश एलम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमीनियम लवण पोटाश एलम है। इसे एल्यूमीनियम पोटेशियम सल्फेट के रूप में भी जाना जाता है। पोटाश एलम में कसैले गुण होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने में मदद करते हैं और रक्त के थक्के जमने को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये इसमें एक बैक्टीरिया रोधी गुण भी होता है, कुछ हद तक बैक्टीरिया रोधी गुण भी होता है जो संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। और इसका व्यापक प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे सेप्टिक पेंसिल के तौर पर, डिओड्रेंट और कुछ दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और चलिए प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी सोने का। तो बॉक्साइट अयस्क किसका है? बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है जिससे मुख्य रूप से एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड नामक यौगिक होता है जो एल्युमिनियम धातु का मुख्य स्रोत होता है। एल्युमिनियम धातु बहुत हल्की, मजबूत और संक्षारण रोधी यानी जंग रोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग विमान के निर्माण में, पैकेजिंग में और कई अन्य उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन सी उदरपातन द्वारा, ऑप्शन डी वर्ण लेखन द्वारा। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है ऑप्शन बी विद्युत अपघटन के द्वारा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शुद्ध एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटन के माध्यम से शुद्ध एल्युमिनियम धातु में परिवर्तित किया जाता है। एल्युमिनियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। इसे साधारण रासायनिक तरीकों से इसके यौगिक से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसके निष्कर्षण में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
थोड़ा 1930 के लाहौर अधिवेशन की बात कर लेते हैं। 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसलिए यह एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिसके कारण जब देश आजाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो संविधान सभा ने देश का संविधान बनाने का काम किया। संविधान बनकर तैयार होने के बाद इसे लागू करने के लिए एक ऐसी तारीख चुनी गई जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हो। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी तिल्ली में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। तो इसका सही जवाब है मानव शरीर में लाल रक्त कण रेड ब्लड कार्पसल्स बनता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर एक स्पंजी जैसा पदार्थ होता है। यह रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने का एक कारखाना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न, रक्त समूह के खोज करता है। रक्त समूह के खोज करता है। ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी लिवाइन, ऑप्शन सी वियनर, ऑप्शन डी लियोवेन हॉकन। तो रक्त समूह की खोज करता है, रक्त समूह का खोज किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा रक्त समूह के बारे में जान लेते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर पाया जाने वाला एक एंटीजन पर आधारित होता है। ये एंटीजन विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन्हीं के आधार पर रक्तों के समूह का वर्गीकरण किया जाता है। यानी रक्तों का समूह 4 समूह पाया जाता है, ए बी तथा ओ। 4 रक्त समूह पाया जाता है। तो रक्त समूह के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न, आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है, RH फैक्टर का पता लगाया। ऑप्शन ए लेवेनहॉक ने, ऑप्शन बी वियनर ने, ऑप्शन सी लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन डी लैंड स्टीनर और वियनर ने। RH फैक्टर का पता लगाया था ऑप्शन डी लैंड स्टीनर और वियनर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। RH फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। अगर आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव हैं और अगर यह प्रोटीन नहीं है तो RH निगेटिव है। RH फैक्टर का पता कैसे लगाया जाता है? RH फैक्टर का पता लगाने के लिए एक साधारण रक्त परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में आपको रक्त के नमूने को एक विशेष रसायन के साथ मिलाया जाता है। अगर आपके रक्त में RH प्रोटीन है तो यह रसायन के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तब हम मान लेंगे RH पॉजिटिव है। अगर यह प्रतिक्रिया नहीं की रसायन के साथ तो माना जाएगा कि RH निगेटिव है। तो ये था आज का कुल 15 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का चयन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धन और जानकारी भरे 39वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।